बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कल आप लोगों के समक्ष रात के 9 बजे से ये वीडियो आने वाली थी और आप लोगों के समक्ष आई थी, लेकिन आधी ही वीडियो हो पाई थी। आधी वीडियो अभी आपकी बची हुई थी। यानी कि इसमें जो है लगभग हमने जो है चैप्टर नंबर 16 के कुछ प्रश्नों को समझा था। यानी कि 6 चैप्टर, यानी कि 11, 12, 13, 14 और 15, इनको तो मतलब 15 को नहीं, 16वें चैप्टर में मैंने प्रवेश किया था। 15वें चैप्टर का भी प्रश्न बाकी था और 16वें चैप्टर का भी आपका प्रश्न बाकी था, तो मैं उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो जो आपका बचा हुआ है आज की वीडियो के माध्यम से हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। और भी वीडियो आने वाले समय में आएगी, तो उसके बाद में हम जो है और जो सब्जेक्ट आपके बचेंगे और मतलब कि और जो आपके चैप्टर बचेंगे उनके बारे में चर्चा करेंगे। पॉलिटिकल साइंस बी सेकंड सेमेस्टर के। ओके, तो बीए सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव टाइप का ही मॉडल पेपर है, राजनीति शास्त्र नहीं, पॉलिटिकल साइंस का। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है जो कि मैंने आप लोगों के समक्ष रखे। चैप्टर वाइज प्रश्नों के संग्रह आप लोगों के समक्ष मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमने क्या किया। तो ये तो हो गया था आपका, ये भी हो गया था, तो ये सब आप देख सकते हो, ये सब हमने करवा दिया था आपको। आगे समझते हैं, ये वाला आपका बचा हुआ था जिसमें हमने जो है ये सारे प्रश्न बता दिए। जैसे छठवां प्रश्न तो मुझे याद है, मैंने बताया था। ये जो छठवां प्रश्न है कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला विचारक कौन है, ये सब मैंने आपको बता दी कि जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला जो विचारक है वो कौन है भैया, वो आपके लॉक महोदय हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। ओके, इसके अनुसार अब यहाँ तक तो मैंने बता दिया था। ये भी देख लीजिए, पांचवा अगर नहीं बताया हो तो ये भी देख लो। नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर अधिकारों की व्याख्या करने वाला विचारक कौन सा है। तो नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर जो अधिकारों की व्याख्या करने वाले विचारक हैं वो कौन है भैया, वो है कांट महोदय। कौन है? कांट। ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ये बताया कि नहीं बताया, हमने बताया कि नहीं बताया? अच्छा चलिए, अगर नहीं बताया तो मैं फिर से एक बार देख लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे, पहला प्रश्न आपके समक्ष है। शुरू से ही मैम जो है चैप्टर नंबर 16 के, अब चैप्टर नंबर 16 का आपके नाम क्या है? नाम है अधिकार, दायित्व और कर्तव्य। तो पहले ही प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न था कि अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करने वाला विचारक कौन है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन है भैया? कौन है? वर्क महोदय है। कौन है? वर्क महोदय। यही हैं अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत का समर्थन करने वाले। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, हालांकि इसको मैंने बता दिया था लेकिन फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, सरकार की आलोचना का अधिकार क्या है? नागरिक अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है, नैतिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है। तो भैया सरकार की आलोचना करने का अधिकार ये तो है राजनीतिक अधिकार, लेकिन यह प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में भी आता है, तो इसको आप प्राकृतिक अधिकार लगाइए कि ज़्यादा बेटर रहेगा। बट आपका होता राजनीतिक आधार भी। ओके, हालांकि टकराएगा नहीं आपके एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न, तो ये इसको लेकर के जो है मतिभ्रम मत होइएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। यह कथन किसका है? एक व्यक्ति है, उन्होंने कहा था, और वो व्यक्ति कौन से हैं? वो लास्की महोदय हैं। लास्की महोदय कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना साधारणतया कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। ये बात लास्की महोदय ने कहा था। अगला प्रश्न देखिएगा, बेंथम किस प्रकार के अधिकारों का समर्थक था? जो बेंथम थे वो किस प्रकार के जो है अधिकारों के समर्थन करते थे? कानूनी अधिकार का, नैसर्गिक अधिकार का, नैतिक अधिकार का, या ऐतिहासिक आधार का? तो जो ये है बेंथम, ये कानूनी अधिकार का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष जो पूछा गया था, अगला प्रश्न है, नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर अधिकारों की व्याख्या करने वाला विचारक कौन सा है? नैतिक स्वतंत्रता के आधार पर अधिकारों की व्याख्या करने वाले जो विचारक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो आपके कांट हैं। तो अभी भी मैंने बताया। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला विचारक है। बताएं, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार की बात करने वाला विचारक कौन है इनमें से? लॉक, लास्की, या प्लेटो, या ग्रीन? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन है भाई? लॉक ही है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। सातवां प्रश्न देखिएगा, अब यहाँ से आपको जो है प्रश्न हमने नहीं बताए होंगे। अब देखिए, प्रश्न आपके समझ क्या है कि किस सिद्धांत के अनुसार मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से प्राप्त होते हैं? बताएं, किस सिद्धांत के अनुसार मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त होते हैं? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, या पारस्परिक का मतलब पारस्परिकता का सिद्धांत, या फिर हित सिद्धांत, या साधन सिद्धांत? तो सभी को पता होगा मेरे भाई, सभी को पता होगा, आप सभी को इनमें से क्या चीजें होती हैं? सभी को पता होगा जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत होता है, जो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत होता है वो व्यक्ति को जन्म के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। सभी को समान अधिकार होता है प्राकृतिक अधिकारों का। ओके,
तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। निम्न में से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं, भाई बताने का प्रयास करेंगे। मत देने का अधिकार, ये है राजनीतिक अधिकार, या निर्वाचित होने का अधिकार, या स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार, या सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। बताएं इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। कौन एक जो है राजनीतिक आधार नहीं है। मत देने का अधिकार तो राजनीतिक अधिकार है 100%। इसके अलावा निर्वाचित होने का अधिकार ये भी जो है राजनीतिक आधार ही है। सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, सार्वजनिक पद पाने का अधिकार यानी पब्लिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको पाने का अधिकार, ये भी राजनीतिक अधिकार है, सभी को होता है। लेकिन स्त्री और पुरुषों में समान अधिकार जो होता है, ये देने का प्रयास तो राजनीति करती है, ये देती है, संविधान भी दर्जा देता है। लेकिन स्त्री और पुरुषों की समानता की बात आप देखेंगे तो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है। ये सामाजिक एक प्रकार से समानता की बात, या एक प्रकार से ये सामाजिक चीज़ें होती हैं। ओके, तो ये सामाजिक अधिकार होता है एक प्रकार से कि स्त्री और पुरुषों को अधिकार समान देना चाहिए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये सामाजिक अधिकार की श्रेणी में आता है, ये स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार में नहीं आता है। लेकिन फिर भी संविधान के द्वारा अगर देखेंगे तो स्त्री पुरुष को समान बताया गया है। धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव किसी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 भारतीय संविधान का, जो कि मौलिक अधिकार है, वो कहता है ये बात। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष 9वां नंबर कि किसने कहा कि अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में ही हो सकता है। बताएं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में ही हो सकता है। अधिकार जब आप मांगेंगे जब आपका कोई कर्तव्य होगा। इसीलिए आप देखेंगे अगर फंडामेंटल राइट्स की बात संविधान में भारतीय की गई है तो आने वाले समय में भारतीय संविधान में संशोधन करके भारतीय संविधान में कर्तव्यों को भी स्थान दे दिया गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी 11 समाहित कर दी गई। आपको पता ही होगा कि क्या क्या करना। तो 11 जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज होती हैं, आपको पता होगा जो प्राइमरी, अगर आप लोगों ने प्राइमरी में पढ़ा होगा प्राइमरी पाठशाला में, तो उसके पीछे दफ्ती पर आप देखेंगे तो जो है राष्ट्रगान लिखा रहता है। उसके अंदर वाली जो है एरिया में आप देखेंगे तो मौलिक कर्तव्य लिखे रहते हैं, 10 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51 के का में जो है ये कि जो एक प्रकार से 51 का जो है 36 से 51 नीति निर्देशक सिद्धांत है भारतीय संविधान में, और 51 के का में भारतीय संविधान के भाग 4 के का 51 के का अनुच्छेद में जो ये है आपका मौलिक कर्तव्य, इसको शामिल किया गया है। तो जो अगर आपको कोई कर्तव्य करवाएगा तो आपको अधिकार देगा। अगर आपको कोई किसी व्यक्ति ने अधिकार दिया है कोई चीज करने का तो आपके कर्तव्य भी होंगे। अगर आप लोगों ने मुझे अधिकार दिया है कि आप जो है आपका ये चैनल है और आप पढ़ाओ, आपने जो है अपना चैनल मेरे हाथ में दिया, तो कहने का मतलब ये है कि मैं अपने चैनल पर या आपके चैनल पर क्या करूं, अच्छे तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करूं, आपको पढ़ाऊं, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्नों को इकट्ठा करूं और आपके समक्ष प्रस्तुत करूं उसको, ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आए। इसीलिए आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो आपने सब्सक्राइब करके हमको ये अधिकार प्रदान किया कि हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो जहां अधिकार होता है वहीं कर्तव्य होता है। इस बात की पुष्टि करता है ये प्रश्न, कहता है ये बात किसने कही कि अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में ही हो सकता है, बिना कर्तव्य के अधिकार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा जो कथन है किसने कहा, तो किसने कहा भैया, इस कथन को कहने वाले विद्वान हैं वाइल्ड महोदय। किसने कहा, वाइल्ड, ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। तो अधिकारों का अस्तित्व कर्तव्यों के संसार में ही हो सकता है, ऐसा कहा वाइल्ड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न है कि किसने कहा था कि कर्तव्य का पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। अगर आप अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो आपको अधिकार स्वतः ही मिल जाएंगे, लोग दे देंगे। अगर किसी घर में आप जा करके काम करोगे मान लेते, तो आपके कुछ अधिकार भी होंगे कि हाँ आप जो है वही, वैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में नहीं घुस सकता, लेकिन अगर आप उसके घर में काम करते तो आप हर एक जो है कमरे में आ जा सकते। तो एक प्रकार से आपको अधिकार मिल गया कि नहीं मिल गया। तो एक प्रकार से ऐसे सोचिए, या भी और भी तमाम प्रकार के उदाहरण हो सकते। तो मैंने आपकी जनरली उदाहरण दे दिया ताकि आपको कहीं जो है समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कर्तव्य पालन कीजिए और अधिकार आपको स्वतः ही मिल जाएंगे, इसको गांधी जी ने कहा था।
बिल्कुल गांधी जी ने कहा था, वैसे पहले मैंने बोल दिया गांधी जी ने कहा था, अरस्तु, लास्की, कांटिन, इन लोगों ने नहीं कहा था। गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने कहा था कि आप कर्तव्य का पालन करेंगे तो अधिकार आपको स्वतः मिल जाएंगे। और ये इनका जो सिद्धांत है, ये इनका जो दर्शन है, विचार है, ये गीता पर आधारित है कि आप जो है कर्म करोगे और फल की इच्छा मत करो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। फल देना ऊपर वाले के हाथ में है, फल आप नहीं काटोगे। आपने गेहूं का बीज तो बो दिया खेत में, लेकिन गेहूं 10 कुंटल बीघे होगा या 12 कुंटल बीघे होगा। वैसे तो जनरली 5 से 6 कुंटल बीघे गेहूं होता है, लेकिन भारत में आप देखेंगे, भारत का जो एक प्रकार से जो यूपी वाला क्षेत्र है, इसमें आप देखेंगे कम गेहूं से 4-5 कुंटल, मतलब 4 कुंटल गेहूं यूपी में अधिकतम हो सकता है। पंजाब वगैरह में देखेंगे तो 6 से 7 कुंटल गेहूं एक बीघे में जो है यानी 20 बिस्वा में मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि फल देना ऊपर वाले के हाथ में। और इसी बात को महात्मा गांधी भी समर्थन करते हैं, क्योंकि वो गीता पढ़ा करते थे। जब तक वो दातून किया करते थे यानी दंत धावन किया करते थे, तो दंत धावन की प्रक्रिया के साथ ही साथ वो गीता का 1-2 अध्याय निपटा देते थे। तो इस प्रकार से थे, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः। गीता एक प्रकार से जो है बड़ी फेमस है। यत्र योगेश्वरा सड़ो यत्र पार्थो धनुधरः तत्र श्री विजय विभूति ध्रुवा नीति मतिर्महा। ठीक है, ये सब गीता के श्लोक है, बड़ी फेमस श्लोक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और गीता जो है एक प्रकार से आप देखेंगे संविधान के हिसाब से आप देखें या फिर गीता में देखेंगे तो गीता में कर्मवाद पर आधारित है गीता। और हालांकि अब ये भी पॉलिटिकल साइंस की एक विषय वस्तु हो चुकी है। आप देखेंगे जो मूवीज वगैरह आपने पुरानी मूवीज देखी होगी तो उसमें गीता पर हाथ रख के कसम खवाई जाती है। क्यों खवाई जाती है? क्योंकि गीता पवित्र पुस्तक मानी जाती है। ठीक है, और एक प्रकार से सभी का मार्गदर्शन, कोई भी दुनिया का सवाल ऐसा नहीं है जो कि गीता के अंदर ना जो है समाहित हो उसका उत्तर। अब जरूर नहीं कि आज के जो सवाल हैं इधर उधर के, लेकिन आपके दैनिक जीवन से जुड़े हुए आपकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान गीता में है। ओके, चले आप देखते होंगे बड़े बड़े स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर से विवेक बिंद्रा जी हो गए, इन लोगों की कभी गीता वाली वीडियो देखिए आप तो पता चलेगा कि हाँ उसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई है गीता के बारे में खास करके। वैसे तो मेरे घर पे तो तमाम सारी जो है धार्मिक पुस्तकें हैं और मैं पढ़ता भी रहता हूँ, तो गीता भी मैंने पढ़ी है। और मेरे पिताजी खास करके गीता के प्रपज्ञ जो है विद्वान भी हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम लोगों को जो है वो प्रदत्त है एक प्रकार से वंशानुगत के हिसाब से कि ये पढ़े, ऐसा पढ़ेंगे तो बड़ी अच्छी चीज़ है। कभी आपको समय मिले तो पढ़िए, बाकी अभी आप लोग यही सब पढ़िए जो पढ़ रहे हैं। चले अगला प्रश्न जो आ रहा है ये आपका, ये 15वें नंबर चैप्टर का है। ओके, 15वें नंबर का चैप्टर का जो प्रश्न है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चूँकि हमने आपको बता दिया था कि थोड़ा सा हेर फेर हो गया था कि एक जो है चैप्टर यानी 16वां चैप्टर जो था वो पहले आ गया था, 15वां चैप्टर जो है बाद में आया था। तो हाँ ये समझ लेते हैं भाई क्या है। देखिए तो 15वें चैप्टर का नाम है आपके जो है सत्ता एवं वैधता। सत्ता एवं वैधता, वैधता को क्या बोलते हैं? वैधता को क्या बोलते हैं भाई? वैधता क्या होती है? वैधता की बात की जाए, इनकी वैलिडिटी जिसको आप कहते हैं उसी प्रकार से। तो वैधता वैसे इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जो है लेगिटिमुस शब्द से हुई है और मध्यकाल में लेगिटिमिटेस जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता था, लेकिन आंग्ल भाषा में लॉफुल इसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो लॉफुल माने वैधानिक होता है, तो इसीलिए एक प्रकार से ये जो है वैधता यानी कानून के हिसाब से वैधता देना, तो ये चीज़ होती है। अच्छा अब हम समझ लेते हैं यहाँ पर शक्ति व सत्ता में मुख्य अंतर वैधता का होता है, और सत्ता में वैधता होती है, शक्ति में वैधता नहीं होती है। ये बात ध्यान रखेंगे, सत्ता में वैधता होती है, शक्ति में वैधता नहीं होती। आपकी पावर में वैधता नहीं होती कि आपकी पावर की वैलिडिटी इतनी है, आपकी पावर में इतनी वैधता है, लेकिन आपके सत्ता की वैधता होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो सत्ता की वैधता होती है, शक्ति की वैधता नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम से पूछ सकता है कि क्या सत्ता की वैधता होती है? आप कहेंगे हाँ होती है। आपसे कहे क्या शक्ति की वैधता होती है? नहीं होती है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए पहला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। प्रश्न है कि शक्ति व सत्ता में क्या अंतर है? बाध्यकारिता की मात्रा का, बाध्यकारिता के औचित्य का, या बाध्यकारिता की सीमा का, या उक्त में से किसी का अंतर नहीं है। तो शक्ति व सत्ता में क्या अंतर है भैया? शक्ति व सत्ता में बाध्यकारिता के औचित्य का अंतर है। किसका अंतर है? बाध्यकारिता के औचित्य का अंतर है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा कि सत्ता का तात्पर्य आदेश देने का अधिकार तथा आदेश का पालन करवाने की शक्ति है? बताएं, किसने कहा
कि सत्ता का तात्पर्य आदेश देने का अधिकार तथा आदेश का पालन करवाने की शक्ति है। हेनरी फेयोल महोदय ने कहा, या कैटलिन महोदय ने कहा, या फिर गार्नर ने कहा, या फिर ब्राइस ने कहा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इस बात को कहा था मेरे प्यारे दोस्तों, किसने कहा था? इसको कहने वाले जो विद्वान हैं आपके वो ब्राइस हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग के संस्थागत या संस्थात्मक अधिकार है? बताएं, किसने कहा था कि सत्ता शक्ति के प्रयोग के संस्थात्मक अधिकार को ही सत्ता कहते हैं, कि संस्था के द्वारा जो शक्ति आपको प्रयोग है उसका प्रयोग करना ही सत्ता कहलाती है, और वह स्वयं शक्ति नहीं है। बताएं, सत्ता शक्ति के प्रयोग के संस्थात्मक अधिकार है, वह स्वयं शक्ति नहीं है। इस बात को कहने वाले जो विद्वान हैं वो है मेरे प्यारे दोस्तों बायस्ट्रेड। कौन है? बायस्ट्रेड महोदय। ऑप्शन नंबर सी में दिए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है आपके समक्ष। चौथा नंबर प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता का सबसे तर्कसंगत रूप कौन सा है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपके समक्ष है कि मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता का सबसे तर्कसंगत रूप कौन सा है? मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक युग में सत्ता का सबसे तर्कसंगत रूप कौन सा है? करिश्माई सत्ता, नैतिक सत्ता, कानूनी सत्ता, या परंपरागत सत्ता? तो मैक्स वेबर ने जो किया है, या मैक्स वेबर ने जिस सत्ता को महत्ता प्रदान की है वो कानूनी सत्ता होती है। तो आधुनिक युग में सत्ता का सबसे बड़ा तर्कसंगत रूप जो है वो कानूनी सत्ता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा नंबर प्रश्न देखिएगा, चैप्टर नंबर 15 का प्रश्न है कि निम्न में से परंपरागत सत्ता का उदाहरण कौन सा है? निम्न में से परंपरागत सत्ता का उदाहरण कौन सा है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। परंपरागत सत्ता का उदाहरण कौन सा है? परिवार, सरकार, सरकारी कार्यालय, या नौकरशाही, या गांधी के प्रति आकर्षण? तो परंपरागत सत्ता का उदाहरण जो है इनमें से वो कौन है भैया? वो आपका पड़ेगा, वो परिवार ही होगा, क्योंकि परंपरागत रूप से परिवार ही सत्ता का उदाहरण होता है, कि मालिक ये सब चीज़ें। तो ये आपका नंबर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। छठा नंबर प्रश्न क्या है? छठवां नंबर प्रश्न, किसने कहा था कि विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर अपितु वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता पर और क्षमता पर भी निर्भर करती है? किसने कहा था? किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर अपितु वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर भी निर्भर करती है। ये बात किसने कही थी? D.B. डिस्टन ने कही थी, या S.M. लिप्सेट महोदय ने कही थी, या आमंड ने कही थी, या इनमें से किसी ने कही थी? बताने का प्रयास करेंगे। तो किसी विशिष्ट लोकतंत्र की स्थिरता न केवल आर्थिक विकास पर अपितु वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की वैधता और क्षमता पर डिनोट यानी कि निर्भर करती है। इस बात को कहने वाले जो विद्वान है वो है लिप्सेट महोदय, यानी कि S.M. लिप्सेट महोदय ने इस बात को कही थी। ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही किस प्रकार की सत्ता का उदाहरण है? मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही जो होती है वो किस सत्ता का उदाहरण है? बताने का प्रयास करेंगे। नैतिक सत्ता का नहीं है, परंपरागत सत्ता का भी नहीं है, करिश्माई सत्ता का भी नहीं, क्योंकि मैक्स वेबर जो हैं, मैक्स वेबर आधुनिक युग में सत्ता का सबसे तर्कसंगत रूप कानूनी सत्ता को मानते हैं, और चूंकि वो कानूनी सत्ता को सबसे तर्कसंगत जो है मानते हैं, इसीलिए नौकरशाही को उन्होंने कानूनी सत्ता कई उदाहरण के रूप में परिभाषित किया। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अब ये चैप्टर आपका आ चुका है 17 नंबर चैप्टर। ओके, अब इसमें देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं, और 17वें चैप्टर का आपके नाम क्या है? 17वें चैप्टर का आपके नाम क्या है भाई? 17वें चैप्टर का आपके नाम है राजनीतिक संस्कृति। क्या नाम है? राजनीतिक संस्कृति, यानी कि पॉलिटिकल कल्चर। पॉलिटिकल कल्चर जो है आपके चैप्टर नंबर 17 का नाम है। यहाँ से एग्जाम्स में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको बताने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा को देते हुए आमंड एवं पावेल बड़े अच्छे जो है पॉलिटिकल शास्त्री भी रहे, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे राजनीति शास्त्र के अलावा ये समाज शास्त्र में भी कुछ सिद्धांतों को दिया है। लेकिन फिर भी आमंड और पावेल कहते हैं राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा देते हुए कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृद्धियों या अभिवृत्तियों और नज़रिए का नमूना होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो
तो ये राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा आमंड एवं पवेल महोदय ने दी। जबकि ये जो है राजनीतिक संस्कृति की परिभाषा को देते हुए वाल महोदय कहते हैं, वाल महोदय क्या कहते हैं, कहते हैं कि राजनीतिक संस्कृति उन अभिवृत्तियों, विश्वासों, भावनाओं और समाज के जो मूल्य होते हैं उन सभी से, समाज की भावनाएं, विश्वास, अभिवृत्तियां और जो सामाजिक मूल्य होते हैं उन सभी से मिलकर के बनती है राजनीतिक संस्कृति, जिनका संबंध किससे होता है, राजनीतिक पद्धति और राजनीतिक प्रश्नों से होता है। ओके, ये कौन मानता है, ये बाल महोदय पॉलिटिकल कल्चर की परिभाषा को देते हुए कहते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया। ओके, तो ये कार क्लियर हो गई आपकी, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे हम प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिरकार राजनीतिक संस्कृति से कैसे कैसे प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं। एक पुस्तक है, बड़ी फेमस है, एक पुस्तक है जो है पॉलिटिक्स इन इंडिया, किसने लिखी, रजनी कोठारी की पुस्तक है, बड़ी फेमस है। एग्जाम से पूछ सकता है कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, पॉलिटिक्स इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, रजनी कोठारी जी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम पढ़ने में से बढ़िया प्रश्न है। अच्छा, जो है S.E. फाइनर ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं। एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि S.E. फाइनर महोदय ने राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं, तो 4 प्रकार बताए हैं। ध्यान रखिएगा, कितने प्रकार बताए हैं, 4 प्रकार। एक पुस्तक है माइल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, क्या पुस्तक है, मॉडल्स माइल्स बोल दिया क्या, मॉडल्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम एक पुस्तक है, उसका नाम है डेवी, मतलब कि इस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है बताएं, अगर एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो इस पुस्तक के लेखक का नाम है डेविस और लेविस। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम पढ़ने से बढ़िया प्रश्न है। आगे हम देखते हैं प्रश्नों के ऊपर। प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है, फटाफट से देखने का प्रयास करेंगे, बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है कि राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया भैया, किसने किया था, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, फाइनर ने किया या सिडनी बर्बा ने किया या आमंड ने किया या लासबेल ने किया, तो इसको किया था मेरे प्यारे दोस्तों आमंड महोदय ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है पॉलिटिकल कल्चर एंड जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताएं, किसने लिखा है इस पुस्तक को, तो इस पुस्तक को लिखने वाले विद्वान हैं लुसियन पाई और सिडनी बर्बा, इन दोनों ने मिलकर के पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक लिखी है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, चले फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला प्रश्न है एक विचार के रूप में राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एक विचार के रूप में राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, लुसियन पाई और सिडनी बर्बा ने या आमंड तथा पावेल ने या डेविड ईस्टन ने या फिर हंटिंगटन ने, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे किसने किया भैया, किसने किया था, तो ये जो है राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, एक विचार के रूप में, तो एक विचार के रूप में राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग करने वाले जो विद्वान हैं मेरे प्यारे दोस्तों वो हैं आपके आमंड और पावेल। कौन है, आमंड और पावेल महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है, चौथा नंबर प्रश्न है कि मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, पुस्तक क्या है, पुस्तक का नाम है मेरे प्यारे दोस्तों, पुस्तक का नाम है मॉडर्न पॉलिटिकल गवर्नमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है बताने का प्रयास करेंगे, तो इस पुस्तक के लेखक है मेरे भाई, उनका नाम है A.R. बाल। किसने लिखा है, A.R. बाल। और बाल की परिभाषा भी मैंने आपको बता दी थी, आमंड की परिभाषा बता दी थी। आमंड बड़े फेमस हैं राजनीतिक कल्चर को देने के लिए, सबसे पहले उन्होंने ही एक विचार के रूप में राजनीतिक संस्कृति के बारे में जो है तथ्यात्मक जानकारी दी। ओके, ये बात ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। पांचवा प्रश्न देखिएगा एक बार सभी लोग, पांचवा प्रश्न आपके समक्ष है कि आमंड तथा पावेल द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के 3 रूपों में कौन शामिल नहीं है। तो भाई आमंड तथा पावेल जो है इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 3 रूप बताए थे, और 3 रूप कौन कौन से यही आपसे पूछ रहा है, और इनमें से एक रूप ऐसा जो कि नहीं है। तो आमंड और पावेल का जो राजनीतिक संस्कृति है उसका रूप जो है पहला है ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण, दूसरा होता है भावात्मक अभिमुखीकरण, और तीसरा होता है मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण, जबकि नैतिक अभिमुखीकरण ये नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, यही ऑप्शन। ओके, बाकी 3 है। अगला प्रश्न देखिएगा, छठवां नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, वाइसमैन के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध रूपों में कौन सा शामिल नहीं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। वाइसमैन, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, वाइसमैन के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध रूपों में कौन शामिल नहीं है। तो वाइसमैन ने जो है राजनीतिक संस्कृति के 3 जो रूप बताए थे उनका 3 रूप कौन कौन से, एक इनमें से नहीं है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो इनमें से आपकी बता दी जाए संकुचित, सहभागी और मतलब कि प्रजाभावी, ये जो है वाइसमैन इन्होंने राजनीतिक संस्कृति के 3 विशुद्ध रूप बताए, क्या क्या, संकुचित, सहभागी और जो है प्रजाभावी, जबकि सामाजिक नहीं बताया। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा, यही होगा। ओके, ये नहीं बताया।
ऑप्शन नंबर ए, छठवें का करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है। किसने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है? बताएं, किसने कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है? गार्डनर ने कहा था, या लासबेल ने कहा था, या फिर एरिक रोवे ने कहा था, या ईस्टन ने कहा था? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न एक बार फिर सुनिए, राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है। राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजनीतिक संस्कृति में होता है, ऐसा कहने वाले जो विद्वान हैं आपके, वो एरिक रोवे महोदय हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिए करेक्ट आंसर होंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन प्रश्नों को। आपसे एक पुस्तक का नाम मैंने शुरुआत में ही बताया था कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रजनी कोठारी हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ओके, अच्छा, ये भी प्रश्न वगैरह आपसे पूछे कि जो है सहभागी राजनीतिक संस्कृति किन देशों में पाई जाती है? विकासशील देशों में, या फिर विकसित देशों में, या फिर जो है विकसित पश्चिमी देशों में, या अल्पविकसित देशों में? तो भैया जो है विकसित पश्चिमी देश हैं, वहाँ पर विद्वानों ने बताया कि सहभागी राजनीतिक संस्कृति जो होती है उन देशों में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है स्क्रीन पर, आप देखने का प्रयास करेंगे सभी लोग, फटाफट से देखें। प्रश्न आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रहा है। प्रश्न ये है आपका 18वें चैप्टर से, और कौन सा प्रश्न है? 18वां चैप्टर का नाम क्या है? राजनीतिक सहभागिता। राजनीतिक सहभागिता यानी कि पॉलिटिकल जो है पार्टिसिपेशन, ये आपके चैप्टर नंबर 17 का नाम है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन से आपकी परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, उनको बताने का प्रयास रहेगा। जल्द ही लिखित मॉडल पेपर आपके लिए आएगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए, राजनीतिक सहभागिता होती क्या है? तो व्यक्तियों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। सिंपल सी बात है क्या, कि व्यक्तियों के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न स्तरों पर भाग लेने की जो व्यवस्था होती है उसी को राजनीतिक सहभागिता कहते हैं। मैलिनोवस्की जो हैं, इसकी परिभाषा एक प्रकार से, मैलिनोवस्की की परिभाषा ना सुनिए, आपको मैं, एक विद्वान है, दो विद्वानों ने मिलकर की परिभाषा दी, छोटी सी परिभाषा, उसको जान लीजिए। मैथ्यूज और प्रोथो महोदय राजनीतिक सहभागिता को बताते हुए कहते हैं कि राजनीतिक सहभागिता को जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबंधित सभी प्रकार का व्यवहार बताया है इन दोनों ने। ओके, ये बात ध्यान रखें, इतना जानिए, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से। आइए देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं इनसे। ओके, इसको लेकर के जो है, इसको प्रभावित करने वाले भी कई सारे कारक हैं राजनीतिक सहभागिता को, इसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे आने वाले समय में। लेकिन फिर भी आइए हम प्रश्नों के ऊपर देखते हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको कहीं पर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। प्रश्न है कि उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है? उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है भैया? तो वो संभव है आपकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, यानी कि जो स्विट्जरलैंड का संविधान या स्विट्जरलैंड का देश है, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की व्यवस्था पाई जाती है। और उच्च श्रेणी की सहभागिता जो होती है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में ही संभव है, दैट इज इम्पॉसिबल। ओके, और बाकी आप सोचेंगे जैसे भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष तरीके से लोकतंत्र हो जाए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उच्च श्रेणी की सहभागिता जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में संभव है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व, प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक सहभागिता में बाधक है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राजनीतिक सहभागिता में बाधक है? बताएं, केंद्रीकरण, या प्रेस की स्वतंत्रता, या विधि का शासन, या निष्पक्ष चुनाव? फटाफट से बताएं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जो केंद्रीयकरण होता है वो राजनीतिक सहभागिता में बाधक होता है। केंद्रीयकरण जो होता है राजनीतिक सहभागिता में बाधक होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न है, मिलव्राथ के द्वारा प्रस्तुत सहभागिता के 3 मॉडलों में से कौन सा एक शामिल नहीं है? तो जो है मिलव्राथ महोदय थे, इन्होंने खास करके बात की जाए, इन्होंने 3 जो मॉडल बताए थे सहभागिता के, वो पहला था दर्शक गतिविधियां, दूसरा था संक्रांतिक गतिविधियां, और तीसरी थी अति सक्रिय गतिविधियां। जबकि निष्क्रिय गतिविधियां जो है इन्होंने नहीं बताई, इस मॉडल को नहीं जो है एक्सेप्ट किया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा, तो यही करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, रुडोल्फ के अनुसार निम्न में से कौन एक राजनीतिक जो है लामबंदी का प्रकार नहीं है? रुडोल्फ के अनुसार
निम्न में से कौन एक राजनीतिक लामबंदी का प्रकार नहीं है, बताने का प्रयास करेंगे। तो ऊर्ध्व लामबंदी या क्षैतिज लामबंदी या विभेदक लामबंदी या फिर सहायक लामबंदी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो रूडोल्फ महोदय की अगर बात की जाए, रूडोल्फ महोदय के अनुसार राजनीतिक लामबंदी का एक प्रकार जो नहीं है वो जो है सहायक लामबंदी ही नहीं है, बाकी तीन है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर है, द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से बताएं। द मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो इस पुस्तक को लिखा था द मॉडर्निटी ऑफ जो है ट्रेडिशन पुस्तक के जो लेखक है मेरे भाई वो हैं आमंड महोदय। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समझ दिया हुआ है कि किस विद्वान ने राजनीतिक सहभागिता को राजनीतिक प्रभावशीलता के लिए आवश्यक बताया है। तो भैया जो विद्वान आपके हैं रॉबर्ट डहेल ने राजनीतिक सहभागिता को राजनीतिक प्रभावशीलता के लिए आवश्यक माना है, आवश्यक बताया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और 18वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 19वें चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। 18वां तो हो गया आपका। 19वें चैप्टर का आपके नाम क्या भाई, 19वें चैप्टर का आपके नाम है, क्या नाम है फटाफट से बताएं। 19वें चैप्टर का नाम है राजनीतिक विकास, यानी कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो इसके बारे में जो है तमाम सारे विद्वानों का मत है, जैसे कि स्पर्ट और इमर्सन, कोलमैन और कार्टराइट, इन सभी की मिलीजुली परिभाषा रही है। और कहा इन लोगों ने कि राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त के रूप में समझने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा इन लोगों ने बताया है। रोस्टो महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं किसी औद्योगिक समाजों की विशेष राजनीति जो है कहा है किसने, रोस्टो ने। और गुन्नार मेडल कहते हैं, और लर्नर इन्हीं के साथ हैं। इन लोगों ने जो है समाजशास्त्री हैं और इन लोगों ने राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण का पर्याय भी बताया है। इसी प्रकार से अलग विद्वान अलग अलग आते हैं और राजनीतिक विकास के बारे में बताते हैं। हालांकि जो है डायमंड व्यक्ति हैं और जो है एल्फ्रेड डायमंड, इन्होंने राजनीतिक विकास की परिभाषा को देते हुए बताया कि राजनीतिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एक राजनीतिक व्यवस्था के नए प्रकार के लक्ष्यों को निरंतर सफल रूप से प्राप्त करने की क्षमता बनी रहती है, उसी प्रक्रिया को हम राजनीतिक विकास कहते हैं। जबकि आमंड और पबेल महोदय कहते हैं कि राजनीतिक विकास राजनीतिक संरचनाओं का अभिवृद्ध, विभिन्नीकरण और विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का बढ़ा हुआ लौकिकीकरण होता है। ओके, तो इस प्रकार से इन लोगों ने बताया। हालांकि राजनीतिक विकास का विश्लेषण जो किया था वो लुसियन पाई महोदय ने किया था। उन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को बताने का प्रयास किया, इसमें हम आगे समझते रहेंगे आने वाले समय में, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से उसको जान लेते हैं। पहला प्रश्न आपके समक्ष कि विकासशील देशों के संबंध में राजनीतिक ह्रास की संभावना किसने व्यक्त की है, बताएं। विकासशील देशों के संबंध में राजनीतिक ह्रास माने होता है कमी, तो पॉलिटिकल में जो कमी यानी घट रही है जो एक प्रकार से राजनीति, तो राजनीतिक ह्रास की संभावना किसने व्यक्त की है, किसने व्यक्त करी है भैया, तो इसको व्यक्त करने वाले विद्वान है हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर डी में दिया करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लुसियन पाई द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास लक्षण समूह में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं भैया, तो इसमें भागीदारी शामिल नहीं है, बाकी राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता शामिल है, समता शामिल है, और इसके अलावा संस्थाओं का विभेदीकरण भी शामिल है। लुसियन पाई का जो राजनीतिक विकास का लक्षण है उसमें। अगला प्रश्न है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम क्या है, एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है मेरे भाई, उनका नाम है लुसियन पाई। कौन से व्यक्ति हैं, लुसियन पाई। इन्होंने पुस्तक लिखी है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ये पुस्तक आपके एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न है किसने कहा कि राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण एवं विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण है। ये परिभाषा मैंने आपको बताई थी। इस जो है परिभाषा को दिया है किसने दिया भैया, आमंड और पबेल महोदय ने इस परिभाषा को दिया है। मैंने बताया भी अभी कि राजनीतिक विकास या राजनीतिक विकास का अर्थ राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण, विशेषीकरण तथा राजनीतिक संस्कृति का लौकिकीकरण से होता है। आमंड और पबेल ने इस प्रकार की परिभाषा दी थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके समक्ष है राजनीतिक विकास के लक्षण समूह की धारणा का प्रतिपादन किसने किया। राजनीतिक विकास के लक्षण समूह की धारणा जो थी उसका प्रतिपादन करने वाले जो विद्वान हैं वो है लुसियन पाई। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के लक्षण समूह की धारणा का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न देखिएगा,
छठा नंबर प्रश्न है जो है आर्गेन्स्की द्वारा बताए गए, आर्गेन्स्की एक व्यक्ति हैं, इनके द्वारा बताए गए राजनीतिक विकास के 4 स्तरों में कौन सा शामिल नहीं है। तो इनका 4 स्तर क्या है, मतलब कि 4 स्तर में कौन शामिल नहीं इनमें से भाई। तो इनमें आप देखेंगे छठवें का करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो डी होगा, चूँकि जो ग्रामीण विकास की राजनीति होती है ये इनके राजनीतिक स्तरों मतलब राजनीतिक विकास के स्तरों में शामिल नहीं है। बाकी आदिम एकीकरण की राजनीति शामिल है, औद्योगिकरण की राजनीति शामिल है, राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति शामिल है। ओके, तो ये 3 शामिल है, बाकी ग्रामीण विकास की राजनीति शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी ही करेक्ट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न जो आपका है ये जो है चैप्टर से है। किस चैप्टर से भाई? इस चैप्टर का आपके नाम होगा, चैप्टर कौन सा होगा? 20वां चैप्टर। और 20वें चैप्टर का क्या नाम है? राजनीतिक आधुनिकीकरण। प्रश्न नंबर जो है क्या नाम होगा? राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ओके, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन की परिभाषा को देते हुए कोलमैन महोदय कहते हैं कि नगरीकरण, व्यापक साक्षरता, अधिक प्रति व्यक्ति आय, विस्तृत भौगोलिक तथा सामाजिक गतिशीलता, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण तथा वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि, जनसंचार मतलब कि साधनों का विस्तार, यही होता है आधुनिकीकरण। अगर आधुनिकीकरण क्या होता है? नगरीकरण हो रहा है, व्यापक साक्षरता बढ़ रही है, अधिक प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, ये सब हो रहा है, भौगोलिक और सामाजिक गतिशीलता बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण और वाणिज्यीकरण की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जनसंचार के साधनों का विस्तार हो रहा है, तो यही होता है आधुनिकीकरण। और जब ये चीज़ें पॉलिटिकल वे में होती हैं, राजनीति में होती, तो राजनीतिक जो है ये कहलाता है। ओके, हालांकि हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। बड़े ही कम समय में हम लोग आगे चलते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है आपके समक्ष? प्रश्न देखने का प्रयास करेंगे। एक बार जितने भी लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं किया है, कंजूसी दिखा रहे हैं, वो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, और आपका एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है हमको। तो आप लोग लाइक करके वीडियो को शेयर अवश्य किया करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी प्रकार से मेहनत करता रहूँ, लगातार आप लोगों के लिए प्रश्न के संग्रह को इकट्ठा करता रहूँ। प्रश्न आपके समझ क्या है? किसके अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो किसके अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो साधनों के विवेकपूर्ण प्रयोग पर आधारित होती है और आधुनिक समाज की स्थापना के उद्देश्य से युक्त होती है? तो इस बात को किसने कहा था भाई? इस बात को कहा था जो है क्लॉड वेल्ब महोदय ने। ऑप्शन नंबर ए में दिए, सी में वही करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, किस विद्वान ने समकालीन राज्यों में पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को राजनीतिक आधुनिकीकरण की संज्ञा दी है? बताएं, किस विद्वान ने समकालीन राज्यों में पश्चिम से मुक्ति की इच्छा को राजनीतिक आधुनिकीकरण बताया कि जो पश्चिमी देश थे उनका जो प्रकार से अभी तक दबदबा था उससे मुक्ति हो जाए, या उसकी जो मुक्ति की इच्छा होती है अगर लोगों के अंदर डेवलप हो गई, तो ये पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन आ गया, यानी कि राजनीतिक जो है आधुनिकता आ गई। ये बात किसने कही थी? डेविड आफ्टर ने, या माइनर विनर ने, या फिर एडवर्ब सिल्स ने, या फिर आमंड महोदय? बताने का प्रयास करें सभी लोग फटाफट से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बिल्कुल एडवर्ब सिल्स महोदय ने इस बात को कही थी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न देखें। तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, किस विचारक ने राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक विकास को एक दूसरे से भिन्न प्रक्रिया माना है? बताने का प्रयास करेंगे। किस विचारक ने राजनीतिक आधुनिकीकरण व राजनीतिक विकास को एक दूसरे से अलग यानी कि भिन्न प्रक्रिया माना है? किसने माना भैया? तो किसने माना फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो उन मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है हंटिंगटन। ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हंटिंगटन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न है, किसके द्वारा या किसके अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण प्लस राजनीतिक संस्थापन को ही राजनीतिक विकास कहते हैं? यानी अगर हम राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थापन इन दोनों को जोड़ दिया जाए, राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थापन को अगर हम जोड़ दें, तो जो हमारे समक्ष जो प्राप्त होगा इज इक्वल टू, वो क्या प्राप्त होगा? राजनीतिक विकास। यानी कि जो है अगर आप बोले राजनीतिक आधुनिकीकरण जोड़ यानी प्लस राजनीतिक संस्थापन इज इक्वल टू यानी बराबर राजनीतिक विकास। ये बात किसने बताई? ये सूत्र किसने दिया? बताएं, ये सूत्र किसने दिया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और जो है राजनीतिक संस्थापन को जब हम जोड़ देते हैं तो हमको राजनीतिक विकास प्राप्त होता है?
ये परिभाषा किसने दी, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो इस परिभाषा को दिया था मेरे प्यारे दोस्तों जगुआ राइब महोदय ने। किसने दिया था, जगुआ राइब ने महोदय ने इस जो है संस्था इस बारे में बताया था, ये चीज़ बताई थी कि राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थापन को जोड़ देते हैं तो हमको राजनीतिक विकास मिलता है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं भाई, कौन सा नहीं, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। विवेक संपन्न सत्ता, ये जो है विवेक सम्मत सत्ता, ये राजनीतिक आधुनिकीकरण है। ओके, इसका लक्षण है। दूसरा, विभेदीकरण राजनीतिक संस्थाएं, ये भी है। ओके, ये भी है। और अगला है राजनीतिक सहभागिता, ये भी है। एक दलीय व्यवस्था, ये जो है राजनीतिक आधुनिकीकरण नहीं है। अगर एक दलीय व्यवस्था होगी तो एक प्रकार से फिर तो आप चले गए ना कुशासन में, और एक प्रकार से राजशाही में, तो उसमें दिक्कत होगी ना, ये चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, डी करेक्ट होगा। एक दलीय व्यवस्था ये नहीं, मतलब राजनीतिक आधुनिकीकरण में नहीं आती है। अगला प्रश्न है, छठवां नंबर प्रश्न देखिएगा। छठा नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, एडवर्ब सिल्स के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मॉडलों में से निम्न में से कौन शामिल नहीं है। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। एडवर्ब सिल्स के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मंडलों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है। राजनीतिक लोकतंत्र, या अभिभावक लोकतंत्र, या फिर बताने का प्रयास करेंगे सर्वाधिकारी वर्गतंत्र, या फिर सहकारी लोकतंत्र। फटाफट से बताएं, छठे का करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा भाई, तो छठवें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहकारी लोकतंत्र जो है ये एडवर्ब सिल्स के द्वारा प्रस्तुत राजनीतिक आधुनिकीकरण के 5 मंडलों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एडवर्ब सिल्स के अनुसार एक दलीय शासन व्यवस्था किस आधुनिकीकरण का मॉडल है, बताएं। तो किसका मॉडल है भाई, तो ये मॉडल है आपका सर्वाधिकारी वर्गतंत्र का मॉडल है। सर्वाधिकारी वर्गतंत्र का मॉडल है। ये एडवर्ब सिल्स ने कहा था कि एक दलीय शासन व्यवस्था जो है वो सर्वाधिकारी वर्गतंत्र का एक मॉडल है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, एडवर्ब सिल्स के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठ मॉडल कौन सा है। तो एडवर्ब सिल्स के अनुसार अगर बात की जाए जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का श्रेष्ठ मॉडल है वो कौन सा है भाई, तो वो आपका पड़ेगा आपका राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है वही है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। पॉलिटिकल जो है जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है वो। ओके, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नामक प्रसिद्ध निबंध के लेखक कौन है। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन जो निबंध है इसको लिखा है किस विद्वान ने, तो इसके लिखने वाले विद्वान है जो है एडवर्ब जो है सिल्स ने ये लिखा था। ऑप्शन नंबर इसका एकवर्ड सिल्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। एडवर्ब है, एकवर्ग नहीं है। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां नंबर प्रश्न क्या है कि जो है ईजन स्टेट के अनुसार राजनीतिक आधुनिकीकरण की 3 विशेषताओं में कौन शामिल नहीं है। तो कौन शामिल नहीं भैया, तो जानिए कौन कौन से शामिल हैं। तो देखिए, राजनीतिक संस्थाओं का विभेदीकरण शामिल है, केंद्रीय प्रशासनिक और राजनीतिक संगठनों का विस्तार भी शामिल है, राजनीतिक शक्ति का वयस्क नागरिकों तक फैलाव ये भी शामिल है, जबकि राजनीतिक सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण शामिल नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये प्रश्न जो आपके आ रहे हैं ये अगले चैप्टर से आ रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर जो विजुअल हो पा रहे हैं। अगला चैप्टर है 21 नंबर, और 21 नंबर चैप्टर का आपके नाम क्या है, 21वें चैप्टर का आपके नाम है आदर्शवाद या प्रत्ययवाद, यानी कि जो है आइडियलिज्म जिसको आप कहते हैं। आदर्शवाद जो है एक प्रकार से आदर्शवादी सिद्धांत की विचारधारा के प्रतिपादक विद्वानों में आप देखेंगे जैसे कांट हो गए, इनका नाम अग्रणी आता है, हीगल हो गए ये भी आते हैं, ठीक। इसके अलावा ग्रीन हो गए ये आते हैं, इसके अलावा बोसांके हो गए ये सब आते हैं। ये मुख्य रूप से दार्शनिक थे जिन्होंने आदर्शवादी सिद्धांत के जो है विचारधारा का प्रतिपादन किया। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आदर्शवादी राज्य की प्रकृति व कार्यक्षेत्र के संबंध में प्रतिपादित एक प्राचीन तथा महत्वपूर्ण विचारधारा ये आदर्शवाद कहलाती है, और इसे समय समय पर अनेक नामों से भी जाना जाता रहा है। पहले इसे क्या कहा जाता था, पहले जो है आदर्शवाद को जो है क्या कहा जाता था, चरमतावादी सिद्धांत कहा गया। ओके, मतलब कि जो है अबल्यूटिस्ट थ्योरी कहा जाता था। दूसरा दार्शनिक सिद्धांत कहा गया, फिलोसॉफिकल थियरी बोला गया। फिर इसी को नैतिक सिद्धांत यानी एथिकल थियरी बोला गया। फिर इसी को जो है आध्यात्मिक सिद्धांत यानी कि जो है मेटाफिजिकल जो है थियरी बोला गया। इसके अलावा जो है फिर क्या हुआ, इसको राज्य का आदर्शवादी नैतिक सिद्धांत बोला गया, यानी कि आइडियलिस्टिक एथिकल थियरी ऑफ द स्टेट ये बोला गया। और इसके बाद में इसी को प्रत्यक्षवाद भी मिलता है इसका नाम। तो इस प्रकार से इसके संबंध में कई नाम आपके आते हैं, कई विचारकों का भी नाम आते हैं, जैसे कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके ये सब हो गए। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको लेकर के आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों में आप देखेंगे प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से इसके, जैसे पहला सिद्धांत है कि राज्य एक नैतिक संस्था है। दूसरा सिद्धांत है कि राज्य साध है, साधन नहीं है। तीसरा सिद्धांत इसका है कि राज्य का अपना अलग व्यक्तित्व होता है।
वहीं चौथा इसका सिद्धांत है कि राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान होता है। पांचवा सिद्धांत है आदर्शवाद का कि मानवता मतलब मानव स्वतंत्रता राज्य के आज्ञा पालन में ही निहित होती है। इसके अलावा छठवां सिद्धांत है इसका कि राज्य अधिकारों का जन्मदाता होता है। इसके अलावा सातवां सिद्धांत है आदर्शवाद का कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं होता है। तो ये सब सिद्धांत है इसके आदर्श जो है वाद की प्रमुख सिद्धांत है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गई? क्लियर हो गई बातें? आगे बढ़ा जाए फिर। चलें, अच्छा इन प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो तमाम सारे विद्वान हैं, इन लोगों ने आदर्शवाद के समर्थन में एक प्रकार से सारी चीज़ें करी हैं। आइए हम समझते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि आखिरकार अच्छा उग्र आदर्शवाद का सबसे प्रमुख विचारक कौन है। अगर आपसे पूछे तो हीगल जो हैं वो उग्र आदर्शवाद के सबसे प्रमुख विचारक माने जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा ये बताओ कि आदर्शवादी उदार मतलब कि आदर्शवाद का उदारवादी जो रूप था उसका एक प्रकार से उसको किस जो है किस विद्वान का माना जाता है कि किस विद्वान ने किया। तो थॉमस हिल ग्रीन जो थे यानी ग्रीन व्यक्ति जो थे, इन्होंने इंग्लैंड के थे, इंग्लैंड के विचारक हैं। इन्होंने आदर्शवाद का उदारवादी रूप प्रस्तुत किया लोगों के सामने। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भैया। एक पुस्तक है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल जो है ऑब्लिगेशन। इस पुस्तक के लेखक हैं ग्रीन महोदय। फेमस पुस्तक है, एग्जाम्स में आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। एक पुस्तक और है फिलोसॉफी ऑफ राइट्स। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो हीगल हैं इस पुस्तक के लेखक। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति मतलब कि इच्छा है शक्ति नहीं। राज्य का आधार इच्छा है शक्ति नहीं, किसने कहा था? तो ये बात भी ग्रीन ने कही थी। कथन है, बड़ा फेमस कथन है, एग्जाम में आता रहता है प्रश्न। हालांकि अब देखते हैं हम प्रश्नों की ओर। प्रश्न आपके समक्ष है पहला कि पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान होता है जो नारी के जीवन में मातृत्व का होता है। यह कथन किसका है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पुरुष के जीवन में युद्ध का वही स्थान होता है जो नारी के जीवन में मातृत्व का होता है, ऐसा किसने कहा था? बताने का प्रयास करेंगे। ये कथन किसका है भाई? तो इस कथन को कहा था, किसने कहा था? हीगल महोदय ने इस कथन को कहा था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसको कहा था भैया, किसने कहा था? इसको कहने वाले जो विद्वान हैं आपके, वो कौन है? वो आपके मैकियावेली हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा नंबर प्रश्न आपके समक्ष दिया हुआ है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसने कहा था? ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। इसको किसने कहा था भैया? राज्य का आधार इच्छा नहीं शक्ति है। इसको किसने कहा था? तो इसको कहने वाले जो विद्वान हैं आपके, वो ग्रीन महोदय हैं। ओके, थॉमस हिल ग्रीन है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, यह विचार किसका है? तो ये विचार किसका है? ग्रीन महोदय का है। ओके, कहीं कहीं पर आपको बुक वगैरह में हीगल भी मिलेगा, बट ये ग्रीन ने कहा था। ओके, ये बात ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है हीगल के राज्य का लक्षण नहीं है। हीगल के राज्य का लक्षण क्या नहीं भाई? हीगल के राज्य का लक्षण क्या नहीं? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो क्या नहीं हीगल के राज्य का लक्षण क्या नहीं है भाई? तो राज्य पृथ्वी पर मतलब कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये है। इसके अलावा आप देखेंगे, अगर इसके अलावा आप देखेंगे, अच्छा चले, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, ये भी है। तो हीगल के राज्य का लक्षण ये है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य का सावयव स्वरूप भी हीगल ने बताया है। इसके अलावा राज्य सर्वशक्तिमान ये भी बताया है। राज्य साधन है ना कि साध्य, ये इन्होंने नहीं बताया। राज्य साधन है ना कि साध्य, ये इन्होंने नहीं बताया। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ये इसका लक्षण। अगला प्रश्न है हीगल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? हीगल के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है भाई? तो सबसे पहले जान लेते हैं कौन सत्य है। तो वह राज्य जो सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, वह राज्य जो सर्वोच्च नैतिक संस्था मानता है, ये भी इन्होंने कहा था। इसके अलावा वह द्वंद्वात्मक पद्धति का समर्थक है, बिल्कुल है हीगल। इसके अलावा हीगल जो है ये आदर्शवाद का समर्थक भी है, बिल्कुल है। उसके अनुसार यानी हीगल के अनुसार राज्य साधन तथा व्यक्ति साध्य है, यही तो नहीं है, ये अभी मैंने बताया आपको। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग। छठा नंबर प्रश्न आपके समक्ष क्या है कि निम्न में से कौन सी विचारधारा राज्य को एक साधन नहीं मानती है? निम्न में से
कौन सी विचारधारा राज्य को एक साधन नहीं मानती? ऑप्शन है ए उदारवाद, बी है व्यक्तिवाद, सी है उपयोगितावाद और डी है आदर्शवाद। फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन सी विचारधारा ऐसी है जो कि राज्य को एक साधन नहीं मानती है? तो राज्य को एक साधन जो नहीं मानती है उस विचारधारा का नाम है आदर्शवाद। ओके, राज्य को साधन नहीं मानती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? बताएं। कांट, बोसांके, हीगल, वर्क। बताएं तो इनमें से कौन से ऐसे विचारक हैं जो कि आदर्शवादी नहीं है? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो बर्क महोदय जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है। हीगल, कांट, बोसांके ये सब है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। 8वां प्रश्न देखिएगा। 8वां प्रश्न है, किस विचारक ने उदारवाद व आदर्शवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है? फटाफट से बताएं। किस विचारक ने उदारवाद व आदर्शवाद के समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? करेक्ट आंसर क्या होगा? बेंथम ने, या ग्रीन ने, या लॉक ने, या जे.एस. मिल ने। फटाफट से बताएं किस विचारक ने उदारवाद व आदर्शवाद में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है कि दोनों का एक प्रकार से तालमेल बैठा दिया जाए, समन्वय उदारवाद और आदर्शवाद का। तो कौन सा विद्वान है भाई? तो उस विद्वान का नाम है ग्रीन, सॉरी उस विद्वान का नाम क्या है? हाँ बिल्कुल ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 8वें का कौन सा करेक्ट होगा? बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, किस विचारक को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है? बताएं किस विचारक को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है? प्लेटो को, या ग्रीन को, या फिक्टे को, या रूसो को? बताने का प्रयास करेंगे। किस विचारक को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है? प्लेटो, ग्रीन, फिक्टे या रूसो? बताएं किस विचारक को आदर्शवादियों का जनक माना जाता है? प्लेटो, ग्रीन, रूसो या फिक्टे? तो भाई किसको माना जाता है? प्लेटो को। किसको? प्लेटो को। आदर्शवादियों को जनक प्लेटो को माना था। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट होगा। 10वां प्रश्न आपके समक्ष देखिएगा। 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं है? निम्न में से कौन आदर्शवादी विचारक नहीं भैया? हीगल, ग्रीन, कांट या बेंथम? बताने का प्रयास करेंगे। तो जो बेंथम है ये जो है आदर्शवादी विचारक नहीं है। ग्रीन, कांट और हीगल हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने समझा इन तमाम सारे प्रश्नों को। एक बार फिर से और भी चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। और मैं आपको जो है और जो चैप्टर्स है उनके बारे में जो है आने वाले समय में बता दूंगा। लेकिन आपकी जैसे कानपुर विश्वविद्यालय की कल ही परीक्षा होने वाली है, तो उसको लेकर के मैं थोड़ी सी और बातें इसमें ओरली कुछ प्रश्न बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हालांकि आपको बता दूं कि जो है ये लिखित मॉडल पेपर आपका, इसे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आप देख सकते हो, जियोग्राफी का अवेलेबल है पहले से, इसको आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा जियोग्राफी का मैं जल्द ही आपके समक्ष और लाऊंगा। जियोग्राफी की बात की जाए तो जियोग्राफी का जो पेपर होने वाला है इसको लेकर के ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर ये है, ये देख लीजिएगा। ओके, लेकिन अभी मैं जियोग्राफी का महासंग्राम वीडियो लाने वाला हूं जिसमें एक प्रकार से क्विक रिवीजन होगा। कम समय में आपका पूरी के पूरी जो चैप्टर है उसका रिवीजन हो जाएगा, पूरी की पूरी इकाइयों का रिवीजन हो जाएगा। इकाई बेस्ड क्वेश्चन को मैंने उसमें जो है कलेक्शन किया है और उस कलेक्शन के बाद में आपको उसमें जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। तो महासंग्राम वीडियो आप अवश्य देखिएगा। जियोग्राफी का शायद आज ही हो जाए या कल तक आपकी समझ लाइव आ जाए, तो आप उसको जरूर देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, परीक्षा के एक दिन पहले अगर आप उसको देख करके जाएंगे निश्चित तौर पर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर, तो ये सब हो गया आपका। अच्छा, और अब चैप्टर जो है एक प्रकार चैप्टर जो है ये लगातार जो है इसमें बड़े चैप्टर हैं। जैसे किसकी अगर बात की जाए, हम किसकी बात करें भाई? अगर हम बात करें किसकी बात करें हम पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होने वाला है अब इसमें देखेंगे जो आपका और चैप्टर बच रहे हैं। जैसे 22वें चैप्टर का आपके नाम क्या है? 22वें चैप्टर का नाम है व्यक्तिवाद, यानी कि इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअलिज्म मतलब कि जो है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। वैसे जो है इसके बारे में आप देखेंगे कि जो है जो एक प्रकार से व्यक्तिवाद है इसके बारे में भी जो प्रश्न बनते हैं इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दिया जाए ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न पूछ ले मोस्ट तो आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इस 10 मिनट के अंतर्गत हम लोग जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, आप बताएं जो है व्यक्तिवादी विचारक हैं कौन? स्पेंसर। स्पेंसर महोदय जो है व्यक्तिवादी विचारक हैं। इनकी एक पुस्तक है उसका नाम बताइए। तो उनकी एक पुस्तक का नाम है द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट। ये पुस्तक का नाम है, फेमस पुस्तक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है, आपसे पूछेगा प्रश्न की योग्यतम की विजय का विचार व्यक्तित्ववादी विचारक या व्यक्तिवादी विचारक किसने दिया है? तो योग्यतम की विजय का विचार जो है ये स्पेंसर महोदय ने ही दिया है। तो एग्जाम से मैं यहाँ से प्रश्न आपसे जरूर पूछा सकता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछ सकता है कि जो है एरोपेजिटिका, ये एक पुस्तक है।
एरोपेजिटिका एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके जॉन मिल्टन। कौन है पुस्तक के लेखक? जॉन मिल्टन है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है? खोखली स्वतंत्रता का मसीहा किसे कहा जाता है? तो खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है किसको भाई? कहा जाता है बारकर को। बारकर महोदय को खोखली स्वतंत्रता का मसीहा कहा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सोचा इसको बता दिया जाए। तो 23वां चैप्टर है आपका, उसका नाम क्या है? 23वें चैप्टर का आपके नाम है मेरे भाई अराजकतावाद, यानी कि जो है एनारिसिज्म। ओके, अराजकतावाद की बात की जाए तो जो है डिक्सन महोदय इसकी परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि अराजकता का अर्थ शांति और व्यवस्था के अभाव से नहीं, प्रत्युत शक्ति के अभाव से है। शासन का अभिप्राय मतलब विवशता, पृथकता, विभ्रम तथा भिन्नता, जबकि अराजकता का अर्थ स्वतंत्रता, एकता और प्रेम से होता है। ऐसा जो है किसने कहा? डिक्सन महोदय ने। अराजकतावाद क्या है इसके बारे में आइए, इससे प्रश्न कैसे कैसे आपकी परीक्षा में बन सकते हैं उसको थोड़ा सा आपको बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछेगा। आपसे पूछे कि जो है अराजकतावादी विचारकों के नाम, तो इनमें आप देखेंगे जो है प्रौधा और बाकुनिन। प्रौधा और बाकुनिन ये दो बड़े फेमस अराजकतावादी विचारक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आपसे पूछेगा कि एक पुस्तक है उसका नाम है जो है व्हाट इज प्रॉपर्टी। व्हाट इज प्रॉपर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अराजकतावादी विचारक हैं प्रौधा। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा था। कौन सी पुस्तक है? व्हाट इज प्रॉपर्टी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, आपसे पूछे कि जो है दार्शनिक अराजकतावादी किसे कहा जाता है? भारतीय विचारक कौन से ऐसे हैं जिनको दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है? तो महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर होगी बातें? तो एग्जाम से आपसे पूछ सकता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, अराजकतावाद जो है ये राज्य का भी विरोध करता है, चर्च का भी विरोध करता है और संपत्ति का भी विरोध करता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, स्वतंत्र होने के लिए हम बंधनों में रहते हैं, ये कथन किसका है? स्वतंत्र होने के लिए हम बंधनों में रहते हैं, इस कथन को कहा था भैया सिसरो महोदय ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बढ़िया प्रश्न है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है। और अगला जो चैप्टर है आपका 24 नंबर, उसका नाम है समाजवाद, यानी कि सोशलिज्म। सोशलिज्म की बात की जाए तो ये एक प्रकार से सोशलिज्म जो है इसकी परिभाषा को देते हुए E.M. जोड कहते हैं कि संक्षेप में समाजवाद एक ऐसे टोप की तरह होता है जिसकी आकृति भंग हो गई है क्योंकि प्रत्येक ने इसे धारण करने का प्रयत्न किया है। तो एक प्रकार से समाजवाद जो होता है ये लगातार आप देख रहे हैं इसकी जो है सभी लोग समाजवादी बनना चाहते हैं लेकिन उतना कर नहीं पाते हैं। तो समाजवाद आप देखेंगे व्यक्तिवाद और समाजवाद यानी पूंजीवाद और समाजवाद की तुलना, व्यक्तिवाद क्या है? पूंजीवाद है, और समाजवाद क्या है? जो समाजवाद है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर इससे प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न आपसे बनेगा कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। कल्पनावादी समाजशास्त्र समाजवादी कौन से विचारक हैं? तो सेंट साइमन और चार्ल्स फेरियर, ये कल्पनावादी समाजवादी विचारक माने जाते हैं, कल्पनावादी और समाजवादी विचारक कहे जाते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ से बढ़िया प्रश्न था जो कि मैंने आपको बता दिया। एक पुस्तक है उसका नाम है न्यू एटलांटिस। न्यू एटलांटिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रांसिस बेकन जो हैं इसके लेखक हैं। एग्जाम पॉइंट में से बढ़िया प्रश्न है इसलिए मैंने आपको बोल दिया। एक प्रश्न है धर्म जनता के लिए अफीम है, किसने कहा था? धर्म जनता के लिए अफीम है, इस कथन को किसने कहा था? तो ये कार्ल मार्क्स ने ही कहा था कि धर्म जो है जनता के लिए अफीम है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अगला जो चैप्टर है आपका 25 नंबर पूंजीवाद। पूंजीवाद की बात की है तो पूंजीवाद की परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दी है। वैसे पूंजीवाद की बात की, इससे प्रश्न क्या बनेगा? पूंजीवाद से प्रश्न आपका क्या बनेगा भाई? पूंजीवाद की बात की जाए तो पूंजीवाद से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ जो हैं ये वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ से सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा इसको। ओके, आगे बढ़ा जाए। अगला चैप्टर जो 26वां नंबर आपके चैप्टर का नाम क्या है? साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद, यानी कि जो है इम्पेरियलिज्म या फिर जो है डेकोलोनियलिज्म। ओके, उपनिवेशवाद। तो इसके बारे में आपसे प्रश्न क्या बनेगा? इसके बारे में जो प्रश्न बनेगा भाई, इसके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है उसको मैं बता दे रहा हूँ, एक आध दो प्रश्न, ताकि आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप परीक्षा कल देने जा रहे हो उसके लिए। बाकी तो मैं इन प्रश्नों को जैसे इस प्रकार से हमने अभी तक जो है 21 नंबर चैप्टर तक समझा, उसी के बाद में हम समझेंगे आगे चल करके, लेकिन फिर भी आप समझिए। एक पुस्तक का नाम है इम्पीरियलिज्म, मतलब कि इम्पीरियलिज्म द जो है
हाइस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म एक पुस्तक है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं भैया लेनिन। लेनिन किसने लिखा? लेनिन। एक पुस्तक है द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एन कुर्मा जी। कौन सी पुस्तक है? द लास्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस पुस्तक को ध्यान रखिएगा, एग्जाम पढ़ने में से बढ़िया है। ओके, अच्छा, पर आश्रिता सिद्धांत के समर्थक कौन कौन है? तो आंद्रे जी फ्रैंक और समीर अमीन, ये जो है ये किस पर आश्रिता सिद्धांत के समर्थक है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए। अगला जो आपका चैप्टर 27 नंबर, उसका नाम है राष्ट्रवाद। क्या चैप्टर का नाम है आपके? राष्ट्रवाद। 27 नंबर चैप्टर का क्या नाम है? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इस सभी के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। ओके, और आने वाले समय में इन सभी जो है चैप्टर से प्रश्न आएगा। इसके अलावा और भी चैप्टर आपका है, जैसे कि राष्ट्रवाद से प्रश्न क्या बनता है? राष्ट्रवाद से एक पुस्तक है नेशनलिटी एंड गवर्नमेंट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक भैया कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं अल्फ्रेड जो है जिमर्न। ठीक है, बात ध्यान रखिए। आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी किसे माना था? मैकियावेली को आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी माना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस प्रकार से प्रश्न जो पूछा जाता है वो मैंने आपको बता दिए। आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। चलिए, नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं भैया रैमजे मेयर महोदय। कौन है? रैमजे मेयर महोदय इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला चैप्टर आपका है 28 नंबर, उसका नाम है 28 नंबर चैप्टर का क्या नाम है भाई? 28 नंबर चैप्टर का नाम क्या है? 28वें नंबर चैप्टर का नाम है आपका वैश्वीकरण भूमंडलीकरण। ओके, वैश्वीकरण और भूमंडलीकरण आपके चैप्टर का नाम है। इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं, जैसे कि वैश्विक गांव का विचार किसने दिया था? तो जो है मैक लुहान महोदय ने दिया था वैश्विक गांव का विचार। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, आगे अगला जो आपका 29 नंबर चैप्टर है, उसका नाम है मानवाधिकार, ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स से भी प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं। ओके, ये बात ध्यान, ह्यूमन राइट्स इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। ओके, देखेंगे कौन कौन से प्रश्न, जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किस वर्ष अस्तित्व में आई? तो किस वर्ष आई थी भैया? किस वर्ष आई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो है अस्तित्व में? तो आई थी आपका, कब आई थी? कब आई थी भैया? तो आई थी आपका 2006 के आसपास संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद जो थी वो आई थी। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से जो है और तमाम सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, मानवाधिकार के बारे में कई सारी चीज़ें कही जाती हैं। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1948 में स्वीकार किया गया था, 10 दिसंबर को। इसीलिए आपसे पूछे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये सब प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में भी और सारे, जैसे कि अगला प्रश्न जो आप 30वां नंबर चैप्टर है, उसका नाम है नारीवाद यानी कि फेमिनिज्म। तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में। तो आप सब ये सब देखिएगा, और भी बस इतना आप अगर ध्यान रखिएगा। बाकी पुरानी वीडियोस मेरी देख लीजिएगा, उसमें हमने अगर आपको ये नहीं पता कि कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं तो उसको लेकर के मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, तो उसको आप देख लीजिएगा। हालांकि चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, चैप्टर बताया है, मतलब कि सिलेबस बता दिया है। वैसे आपको जो है इसके बाद में 31वां चैप्टर है आपका संसदात्मक व अध्यक्षात्मक व्यवस्था। 32वां चैप्टर का नाम है एकात्मक व संघात्मक शासन। 33वां चैप्टर का नाम है राजनीतिक दल। 34वां चैप्टर का नाम है दबाव समूह। 35वां चैप्टर है आपका सरकार के अंग यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। 36वां चैप्टर है संविधान और संविधानवाद। 37वां चैप्टर है आपका लोकतंत्र। 38वां चैप्टर है जो है समग्राधिकारवाद। 39वां चैप्टर है लोकमत। 40वां चैप्टर है सामाजिक न्याय। 41वां चैप्टर है पंथ निरपेक्षता। 42वां चैप्टर है विकेंद्रीकरण और 43वां चैप्टर है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। और 44वां जो चैप्टर है आपका, और लास्ट चैप्टर है उत्तर आधुनिकतावाद। तो इस प्रकार से इन सभी से जो प्रश्न बनने वाले हैं, और वैसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से उतने ज़्यादा आने वाले हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जितना पढ़ाया, और एक मॉडल पेपर ऑलरेडी मैंने पहले से दे रखा है जिसमें मैंने लगभग 100 से अधिक प्रश्नों को रखा है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको वीडियो सारी की सारी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार से आप लोगों ने इन सभी चीज़ों को समझा, कोई दिक्कत की बात अब नहीं होनी चाहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए।